हम लोग आज पढ़ेंगे कौन सी किताब ले आए होंगे आप सब लोग। अलग अलग फॉर्मेट में होगा मैला आंचल। बहुत अच्छा उपन्यास। मैला आंचल। मैला आंचल। प्रश्न बहुत सीमित हैं, जैसे हर विषय में होते हैं वैसे ही। सबसे पहले हम लोगों को जानना है शीर्षक की सार्थकता। ये शीर्षक कहता क्या है? तो मैला आंचल में सबसे पहले क्या जानना है कि ये शीर्षक किस बात को जस्टिफाई कर रहा है, यानी जो रचनाकार है वो कहना क्या चाहते हैं। यानी रेणु का जीवन चिंतन क्या है, या कहिए रचना चिंतन क्या है। नहीं, सीधी सी बात होती है कि आखिर ये रचना है तो किस पर्पस से है, रचना कहती क्या है। ये तो एक सामान्य सी बात है। यानी रेणु कहना क्या चाहते हैं, रेणु ने ये क्यों लिखा। कोई भी किताब लिखी जाती है तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। ठीक वैसे ही है जैसे आपके पढ़ने का उद्देश्य क्या है। नहीं, कहा जाए कि पढ़ने का क्या उद्देश्य है, सिलेक्शन लेना। किस चीज़ में? यूपीएससी में। ठीक वैसे ही रेणु ने कुछ सोच के लिखा होगा। भाई मैला आंचल क्यों लिखा, उसके पीछे कोई उद्देश्य रहा होगा। बगैर उद्देश्य के कोई काम होता नहीं। तो पहला है शीर्षक की सार्थकता। दूसरा जो प्रश्न हमको जानना है कि इसका विषय पक्ष क्या है, यानी इसका भाव क्या है, यानी इसका कथ्य क्या है, यानी इसकी संवेदना क्या है, यानी इसकी समस्या और समाधान पर नज़रिया क्या है, समाधान पक्ष क्या है। तो मैला आंचल का जो दूसरा सवाल है इस पर आधारित। मैला आंचल लिखा क्यों गया, शीर्षक की सार्थकता क्या है, और दूसरा, और कोई भी प्रश्न मन में हो तो आप पूछ सकते हैं। दूसरा ये है कि इसका भाव क्या है, यानी इसका विषय क्या है, यानी इसका कथ्य क्या है, यानी इसका विचार क्या है। और तीसरी बात जो पूछी गई, इसकी भाषा कैसी है, इसका शिल्प कैसा है। शिल्प कैसा है। तो ये तीन बातें हैं। और चौथा हो सकता है कि आंचलिक उपन्यास कहते किसको हैं, आंचलिक उपन्यास का मतलब क्या है, उपन्यास का अर्थ, इसका संदर्भ, इसकी विशेषता, इसकी प्रवृत्ति, इसका महत्व। आंचलिक उपन्यास का मीनिंग क्या है। अब अगर हम प्रश्नों को देखें तो ये प्रश्न के कुछ संदर्भ हैं। और एक और प्रश्न जोड़ लीजिए, पांचवा, गोदान और मैला आंचल की तुलना। आंचल की तुलना, गोदान एवं मैला आंचल की तुलना, ये सवाल हो सकता है। तो इतने ही प्रश्न बनते हैं मैला आंचल से। हाँ, बिल्कुल सही है कि तुलना आखिर गोदान से ही किया जाए या किसी से भी किया जाए। तो किसी से तो नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि तुलना किसके किसके बीच सामान्यतः पूछी जाती है। कुछ समानताएं होती हैं, बिल्कुल सही है ना। कुछ समानताएं होती हैं तो तुलना किया जाएगा। तुलना का ये संदर्भ नहीं होगा कि बिल्कुल जो अलग है उससे तुलना का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक, कुछ न कुछ समानताएं होंगी, कुछ बातें दोनों में कॉमन होंगी, तो इसलिए आपसे तुलना कंपेयर करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कोई ये नहीं पूछ सकता कि मैला आंचल और कबीर में तुलना कीजिए, दोनों दो अलग अलग है ना। तो तुलना भी किससे पूछा जाता है, जैसे पूछा जाएगा कि भक्ति काल के कवियों में साम्य वैषम्य की बात कीजिए, तो भक्ति काल एक संदर्भ है, उसमें तुलना की बात होगी। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए कि चंद्रगुप्त और अंधेरे में, या स्कंदगुप्त और जो अंधेर नगरी, उसमें रंगमंचीयता की तुलना कीजिए, तो दोनों नाटक है तो तुलना पूछी गई। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं कि मैला आंचल
में सवाल क्या क्या पूछे गए। किसकी रचना है? किसकी? अमीर खुसरो? हाँ, फणीश्वर नाथ रेणु। कब की रचना है? 1954। ये रेणु पुरुष है या महिला? कोई तो किसी को संशय नहीं है, बताइए महिला की पुरुष? किस पर, अगर ऑब्जेक्टिव सवाल होता, या दोनों? क्या महिला पुरुष? पुरुष। हाँ, पूरा नाम इनका क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु। बिल्कुल सही है, फणीश्वर नाथ रेणु। और इनका पहला उपन्यास, ये इनका प्रथम उपन्यास है ना, रेणु का पहला उपन्यास है मैला आंचल। और पहले उपन्यास में ही इन्होंने शानदार उपलब्धि। कई लोग बैटिंग करते हैं तो अंतिम, जैसे गोदान जो है, हाँ, प्रेमचंद की अंतिम बैटिंग है, नहीं शानदार है। इनकी प्रथम बैटिंग ही शानदार है ना। तो पहले और बाद में जो इन्होंने मैच खेला तो उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। सबसे पहले बेस्ट परफॉर्मेंस रेणु का कहाँ है? अपने पहले मैच में ही है। और यानी पहला उपन्यास रेणु को हिंदी उपन्यास के विकास में महत्वपूर्ण स्थान दिलाता है। और आंचलिक उपन्यास का प्रारंभ ही यहीं से होता है। आंचलिक उपन्यास का सूत्रपात, आंचलिक उपन्यास को डिफाइन करना, आंचलिक उपन्यास को प्रतिष्ठा, सब यहीं से मिलती है। और ये नाम भी शुरू होता है आंचलिक उपन्यास मैला आंचल से ही। और इसकी रचना कब हुई? 1954 में हुई। यानी भारत अब आज़ाद हो गया है। 47 में हम आज़ाद हो गए, पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ हो गया। रेणु कहेंगे कि चलिए मेरीगंज, वहाँ देखिए कि आज़ादी मिली है कि नहीं, वास्तविक आज़ादी मिली है कि नहीं, ये चल के देखिए। दिल्ली में बैठ कर के काम नहीं चलेगा। इंडिया गेट पर बैठ कर के आइसक्रीम खा कर के भारत को नहीं देखा जा सकता। भारत को कब देखा जाएगा? जब चलिए धरती पर ग्राउंड रिपोर्टिंग जिसको कहते हैं, नहीं पत्रकारिता की भाषा में क्या कहते हैं उसको? ग्राउंड रिपोर्टिंग। तो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं रेणु मेरीगंज में जाकर के। तो किताब निकालिए, पहले हम लोग भूमिका पढ़ लें कि भूमिका में ये लोग कहते क्या है। पहले भूमिका समझ लेते हैं, फिर उसके बाद प्रश्नों। कई बार व्यक्ति जो है वो अपने चिंतन से, अपने कर्म से सार्वजनिक हो जाता है ना, तो फिर वो व्यक्तिगत नहीं रह पाता। ठीक है, जैसे कोई राष्ट्रपति है, कोई प्रधानमंत्री है ना, कोई चीफ मिनिस्टर है, उसका जीवन क्या हो जाता है? सार्वजनिक हो जाता है। तो वो जो सोचता है वही रिफ्लेक्ट होता है। तो रेणु सोचेंगे कहाँ? रचनाओं के माध्यम से, वही उनका व्यक्तिगत जीवन चिंतन भी होगा। ठीक, तो निकालिए किताब और भूमिका निकालिए। बहुत अच्छी भूमिका, छोटी सी, और अंडरलाइन भी कीजिए। अपनी किताब है तो नहीं, अपनी किताब है तो क्या करेंगे? हाँ, अधिकार से अंडरलाइन कीजिए। तो देखिए, नहीं किताब है क्या तो सुन लीजिए, है ना। यह है मैला आंचल, ये भूमिका में लिखते हैं। एक आंचलिक उपन्यास, अंडरलाइन कीजिए। स्वयं रेणु क्या कहते हैं कि जी हम एक आंचलिक उपन्यास लिख रहे हैं, साफ साफ नजरिया। यह है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास। ये आंचलिक उपन्यास है, कोई दुविधा नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है कहने में कि ये आंचलिक उपन्यास है। कथानक है पूर्णिया। इसकी स्टोरी किससे संबंधित है? पूर्णिया से। पूर्णिया बिहार राज्य का एक जिला है। बिहार से अगर परिचित हों तो वहाँ एक जिला है, उसका नाम क्या है? पूर्णिया। और इसकी चौहद्दी बताएंगे। इसके एक ओर नेपाल, दूसरी ओर पाकिस्तान और फिर पश्चिम बंगाल। और फिर उसके बाद अंडरलाइन कीजिए, मैंने इसके एक हिस्से के, पूर्णिया का एक हिस्सा और एक गांव को पिछड़े गांवों का प्रतीक माना है। यानी मेरीगंज जो इन्होंने लिया, पूर्णिया ये जिला है और ये पिछड़ा जिला है। ये कैसा जिला है? पिछड़ा जिला। इसका एक गांव, उसका नाम क्या है? मेरीगंज। इसी को हमने कथा का क्षेत्र बनाया है। मेरीगंज को ही स्टोरी का आधार बनाया है। यही कह रहे हैं, मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गांव को पिछड़े गांवों का प्रतीक मान करके। ये क्या है? एक प्रतीक है,
एक उदाहरण, किसका उदाहरण है? पिछड़े गांवों का। पिछड़े जो गांव हैं, भारत में बहुत पिछड़े गांव हैं, उसका एक एग्जाम्पल, जैसे आप कहते हैं ना कि चावल आप बना रहे हैं तो एक दाना निकालिए, अगर वो पका हुआ है तो इसका मतलब पूरा, अगर वो कच्चा है तो आप क्या कर सोचेंगे? सारा। तो देखिए ये पिछड़े गांव का है प्रतीक। मेरीगंज यदि आज़ाद है तो समझिए कि भारतवर्ष के गांव आज़ाद है। अगर मेरीगंज गुलाम है तो चावल का एक दाना हमने लिया। मेरीगंज क्या है? सभी पिछड़े गांवों का हमने एक उदाहरण ले लिया, एक सैंपल ले लिया, और सैंपल को देखते हैं कि ये कितना आज़ाद है, और फिर देखेंगे कि भारतवर्ष की तस्वीर कैसी दिखाई देती है। पिछड़े गांव, पिछड़ा जिला है, और उसमें से एक गांव हमने क्या कर लिया? स्पॉन्टेनियस चयन कर लिया। और चलते हैं मेरीगंज, देखते हैं कि मेरीगंज कहता क्या है, कितना आज़ाद है, कितना शिक्षित है, कितना विकसित है, कितना विकास हुआ है, यही कह रहे हैं। आगे देखिए, मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गांव को पिछड़े गांवों का सिंबल मान करके, प्रतीक मान करके इस उपन्यास कथा का क्षेत्र बनाया। समझ में आ गया? कहते हैं इसमें फूल भी है। फूल मतलब अच्छाइयाँ हैं, ऐसा नहीं कि सारी बुराइयाँ ही हैं। कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसमें केवल बुराइयाँ ही बुराइयाँ हो। अच्छा बुरा दोनों पहलू हर घटना का होता है। बुरी से बुरी घटना का भी अच्छा पहलू होता है और बुरा पहलू भी होता है, नहीं? तो अच्छे बुरे दोनों संदर्भ होते हैं। तो मेरीगंज में भी है, मेरीगंज में भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, फूल हैं। शूल है मतलब कांटे हैं, कांटे हैं मतलब बुराइयाँ हैं। यानी पॉजिटिव नेगेटिव मेरीगंज में भी है। धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी और सुंदरता भी है। यानी पूरे इस लाइन का अर्थ क्या है कि इसमें पॉजिटिव बातें भी हैं और नेगेटिव बातें भी हैं। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। रेणु कहते हैं कि भाई मैंने बिल्कुल सही चित्रण किया है, हमने दामन बचाकर हम नहीं निकलते। ये नहीं कि केवल बुराइयां ही लिख दिया है और अच्छाइयों को नहीं लिखा है। हमने पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से मेरीगंज को दिखाया है। इसमें फूल भी होंगे, सूल भी होंगे, इसमें अच्छी बातें भी होंगी, कांटे भी होंगे, नेगेटिव बातें भी होंगी। हमने दामन नहीं बचाया है। और आगे, कथा की सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ साहित्य की दहलीज पर आ खड़ा हुआ हूँ। पता नहीं अच्छा किया या बुरा, जो भी हो अपनी निष्ठा में कमी महसूस नहीं करता। तो रेणु क्या कह रहे हैं कि भाई अच्छा किया या बुरा पाठक समझे। हमने मेरीगंज आपको दिखा दिया, पता नहीं भविष्य क्या कहेगा, भविष्य हमको कैसे देखेगा, नया जनरेशन हमको कैसे परखेगा, लेकिन हमने भाई दिखा दिया अच्छा बुरा दोनों, और उसमें कोई निष्ठा में कमी महसूस नहीं करता। समझ में आ गया भूमिका? तो भूमिका में उन्होंने क्या बात कही? पहली बात कही कि मेरीगंज को हमने स्टोरी का केंद्र बनाया। दूसरी बात, मेरीगंज पिछड़े गांवों का एक सिंबल है, प्रतीक है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि इसमें अच्छा बुरा दोनों है। और चौथी बात कही कि हम जी पूरी ईमानदारी से हमने इसको क्या किया है, चित्रित किया है। यही चार बातें भूमिका में कहते हैं। यानी इसमें अच्छा भी होगा और बुरा भी होगा। तो पाठक समझे, भारत के लोग जाने, 140 करोड़ जनता जाने कि उसको कैसा मेरीगंज चाहिए, कैसा भारत चाहिए, किस पैमाने पर चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ भूमिका। अब इसके बाद देखिए शुरुआत कैसे होती है। शायद आपने पन्ने पलटे हों इसके, नहीं? बहुत सारे कैरेक्टर हैं, कुछ तो पढ़ा ही होगा। पूरा पढ़ लिया, गुड। हाँ, तो और कितने लोगों ने पूरा पढ़ा है? आपने पूरा पढ़ लिया, ठीक है। और आपने भी पढ़ लिया। तो देखिए पहली 2 लाइन अच्छी बात है। एक ही बार जीवन में पढ़ना है, तो आपने वो कर लिया है। अब जो नहीं किए हैं उनको करना पड़ेगा। जीवन में एक ही बार पढ़ना है, फिर चीज़ें याद रहेंगी।